हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे। यहाँ पे मैं डेली एक करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो आज है 24 जून 2023। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर आप देखेंगे हिंदी में, और वो भी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं उसको मैप के साथ दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के 24 जून का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में आपने सुना होगा, तमाम न्यूज आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज़ के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में क्यों चर्चा हो रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी कुछ इस जहाज़ को देखने के लिए, जैसे कि अभी मैं बता दूं, ये अरबपति थे, ठीक है। ये 5 लोग, और क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि हाल ही में टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने गए। ये मलबे को देखने गए थे। टाइटैनिक जहाज़ आपको पता है 1912 में ही डूब चुका था, ठीक है। तो मलबे को देखने गए 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। टाइटैनिक जहाज़ कब और किस महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। मैं तो अभी इसका जवाब दे दिया कि 1912 में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी टाइटैनिक जहाज़। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो 1912 सब में है, ठीक है। तो कह रहे कब और कहाँ, किस महासागर में? तो क्या अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या अंटार्कटिका महासागर? तो इसका सही जवाब है 1912 में ये अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और वो अभी तक उसी महासागर में वो पड़ी हुई है, ठीक है। इस जो ये देखिए टाइटैनिक जो जहाज है उसका मलबा है, और वो अभी भी उसी महासागर में पड़ी हुई है। उसे निकाला नहीं गया। क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि जानबूझ के नहीं निकाला गया उसको, कि अगर वो निकालेंगे तो उसका ढांचा इतना जर्जर हो चुका है ना कि वो टूट जाएगा, ठीक है, निकालते समय। तो लोग क्या किए, वहीं पे एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिए। मतलब कहने का मतलब कुछ कंपनियां आगे आई वो कहीं, ठीक है, कि मैं वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लूँगा। तो अभी ऐसे ही एक बात सामने आई है। जो 5 अरबपति थे, ठीक है, ये 5 अरबपति हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये 2 लोग जो है वो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। बाकी इनका नाम है हैमिश हार्डिंग, ठीक है। और ये शहजादा सुलेमान और स्टॉकसन रस, पॉल हेनरी, ये लोग सब गए थे, ठीक है। तो जो कंपनी की जो ये समरसेबल थी, ये जो समरसेबल आप देख रहे हैं जिस कंपनी की थी, उसके CEO भी गए थे, ठीक है। और वो हैं, ये हैं स्टॉक रस, उसके CEO, ये भी साथ में गए थे। टोटल 5 लोग गए थे। इसमें बैठ के, इस समरसेबल में बैठ के लोग गए थे। जो जहाज का मलबा था लगभग 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर नीचे इस ये जहाज के मलबे को, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लोग गए थे, ठीक है। लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। उनके जो ये समरसेबल है उसमें इम्प्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन नहीं हुआ। इसमें इम्प्लोजन हो गया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई, ठीक है। तो इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन में अंतर क्या होता है? इम्प्लोजन मतलब ये होता है कि जब कोई बाहरी प्रेशर से आपका जो ये व्हीकल होता है वो तहस नहस हो जाता है। तहस नहस मतलब ये पिचक जाता है पूरा, ठीक है, सिकुड़ जाता है, तो इसे इम्प्लोजन कहते हैं। तो ये पूरा सिकुड़ गया था इम्प्लोजन प्रेशर से, ठीक है। प्रेशर किसका? जल का प्रेशर, उसके प्रेशर से ये पूरा सिकुड़ गया था। एक्सप्लोजन क्या होता है? जब कोई विस्फोट होता है तो अगर एक्सप्लोजन होता तो ये टूट फूट जाता पूरा, मतलब फैल जाता इधर उधर। लेकिन इसमें इम्प्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन नहीं हुआ। तो इम्प्लोजन कारण इन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं टाइटैनिक की बात करूँ तो जो टाइटैनिक जहाज है ये 15 अप्रैल 1912 में, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में डूबी। यहाँ पे कैसे डूबी? क्योंकि ये जब यहाँ UK से ये न्यूयॉर्क जा रही थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जा रही थी 1912 में, ठीक है। तो 1912 में यहाँ से जब चलना शुरू की थी, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग के टकराने से, ठीक है, ये जहाज 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई और धीरे धीरे ये करके डूब गई, ठीक है। इसमें करीब लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1500 लोग मारे गए थे उस टाइटैनिक जहाज में, ठीक है। और इस जहाज, ये तो 1912 में डूबी थी, ठीक है, 1912 में। लेकिन इसकी इसके जो मलबे की खोज है वो 1985 में किया गया। काफ़ी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि मलबे खोज तुम 70 साल बाद कर रहे हो, ठीक है। तो ये पता चला कि अटलांटिक महासागर में ये डूबी हुई है यहीं पे, ओके। तो जब 1985 में इसकी खोज कर ली गई तो उसके बाद 1997 में, 1997 में एक मूवी आई टाइटैनिक करके, जिसे जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया था। आप इनका नाम याद रखेंगे। टाइटैनिक मूवी को कौन डायरेक्ट किया था? जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया था, ठीक है। और ये कहाँ डूबी थी? अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक महासागर इधर दिखेगा आपको एस शेप में, और इधर दिखेगा इंडियन ओशन, इधर दिखेगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इधर भी है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये घटना थी, वो लोग देखने गए थे और इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है 5 लोगों की, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1912 में अटलांटिक महासागर में ये
टाइटैनिक जहाज डूबी थी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय यूरोपीय देश ने, ठीक है, यूरोप की बात हो रही है, किस केंद्रीय यूरोपीय देश ने पहली बार समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता दे दी है? समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज बोलते हैं इसको, सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो जैसे लड़का लड़के जैसे लड़के लड़के आपस में शादी कर लें, महिलाएं आपस में शादी कर लें, उसे हम समलैंगिक विवाह कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा केंद्रीय यूरोपीय देश है जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया? तो वो है एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया। देखिए कई कई अलग अलग तरीके से इसको बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि एस्टोनिया बिकम्स द फर्स्ट एक्स सोवियत स्टेट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। एक्स सोवियत स्टेट यानी कि पहले ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। फिर कोई कह रहा है कि एस्टोनिया बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, मतलब इसकी लोकेशन जो भी है, इसकी हिस्ट्री जो भी है, उससे रिलेट करके ये लोग बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एस्टोनिया बिकम्स फर्स्ट बाल्टिक कंट्री। ठीक है, तो यानी कि बाल्टिक कंट्री में भी एस्टोनिया आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया आता है बाल्टिक कंट्री में, लाटविया आता है और लिथुआनिया आता है। ठीक है, ये विश्व का मैप है, मैं एस्टोनिया की लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये विश्व का मैप है अपना, ये सुंदर भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा यूरोप। ठीक है, यूरोप दिखेगा। और इसको मैं अगर जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है। इधर दिख रहा है नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट, जिसमें नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, ये उत्तरी यूरोप है। और केंद्रीय यूरोप की बात करें तो देखिए एस्टोनिया यहाँ पे आता है। ओके, ये लाटविया आता है, ये लिथुआनिया आता है, और ये बाकी सेंट्रल यूरोप के देश हैं। ओके, बाकी ये वेस्टर्न यूरोप इधर हो गया, इधर आप साउथर्न यूरोप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्टोनिया जो देखिए यहाँ पे रूस से कनेक्टेड है, क्योंकि ये पहले सोवियत रूस का भाग हुआ करता था। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर भारत के संबंध में बात करें तो भारत में अभी भी भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई। लेकिन समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित नहीं किया गया भारत में, ये ध्यान रखेंगे। समलैंगिक संबंध भारत में अपराध नहीं है, लेकिन अभी भी भारत में समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपका इसका सही जवाब था एस्टोनिया। ओके, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अन्न भाग्य योजना, ठीक है, अन्न भाग्य योजना शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो अन्न भाग्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये देखिए कुछ तस्वीर है अन्न भाग्य योजना से संबंधित, और इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में अन्न भाग्य योजना शुरू किया है, यानी कि इसके तहत अन्न दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। ठीक है, लोगों को अनाज दिया जाएगा इसके तहत। तो इसके नाम से ये पता चल रहा है। और कर्नाटक के जो सीएम है वो हैं सिद्धारमैया जी, ये हैं, इनकी तस्वीर है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। और इसमें जो एक ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र संबंधित कुछ बात मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी। अगर पूछे कि भारत का पहला राज्य वो कौन सा है जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी लाया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, और केरल की बात करें तो केरल का जो कोल्लम है वो पहला संविधान साक्षर जिला बना है भारत का, इस बात को भी थोड़ा याद रखेंगे। उड़ीसा में जो बालासोर, वहाँ पे रेल हादसा हुआ था, ये तो आप सबको पता होगा। 288 लोगों से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। अगर हम अन्न भाग्य योजना की बात करें तो इसमें कई सारे विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 किलो अनाज यानी कि चावल दिया जाएगा, 10 किलो अनाज दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को। ठीक है, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज देने की बात कर रही है कर्नाटक सरकार। इसमें से 10 किलो में से क्या किया जाएगा, 5 किलो केंद्र सरकार देगी और 5 किलो देगी राज्य सरकार। ठीक है, तो ये जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए ये स्कीम है। लेकिन इस पे ये विवाद चल रहा है कि कहीं आर्टिकल दिख रहा है कि नो राइस फॉर अन्न भाग्य स्कीम, मतलब अन्न भाग्य स्कीम के लिए कोई अभी चावल केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मना कर रही है कि हम स्कीम के लिए पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे न्यूज आर्टिकल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अन्न भाग्य स्कीम कौन सा राज्य सरकार चला रही है, तो कर्नाटक राज्य सरकार इसको चला रही है। ठीक है, आगे चलें। तो मैं मैप में दिखा देता हूँ कर्नाटक, ये दिखेगा आपको, कर्नाटक यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री इधर अरब सागर से लगती है, और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भी कर्नाटक ने अर्ज किया कि हमें चावल दो, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया, कह दे हमारे पास अभी स्टॉक वैसे ही नहीं, कैसे आपको दे दें। ठीक है, तो ये आप इस लोकेशन को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? गवर्नर नहीं, क्योंकि गवर्नर तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का किसे हाल ही में? तो ये आपके ऑप्शन है, और उसके सही जवाब है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है,
बाकी ये जो ऑप्शन है उनको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो रवि सिन्हा अभी आपको पता है रॉ के चीफ बने हैं कि यानी कि रिसर्च एनालिसिस जो विंग है इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है अनेक देशों में जाके, ये भारत की तरफ से। तो रॉ के चीफ अगर पूछे तो रवि सिन्हा बने हैं, ठीक है। एस सोमनाथ इसरो के चीफ हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो उसके चीफ हैं एस सोमनाथ। प्रवीण कुमार यानी कि पीके श्रीवास्तव जी ने कहते हैं, ये अभी बने हैं सीवीसी, ठीक है, सीवीसी के अध्यक्ष बने हैं ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो इसका सही जवाब था। अभी हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये हैं उनकी तस्वीर। तो आइए थोड़ा सा आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आरबीआई का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले सबसे ऊपर गवर्नर होता है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर होता है। मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कौन कौन है, एमडी पात्रा जी हैं, श्री एम आर राव जी हैं, ठीक है, श्री रवि शंकर जी हैं, और ये चौथे बन गए हैं जानकी रमन जी, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट बने हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर गवर्नर होता है, फिर डिप्टी गवर्नर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होता है वो होता है, फिर ये आप देख सकते हैं ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो ये देखिए शक्तिकांत दास जो 25 नंबर के अपने आरबीआई गवर्नर हैं, तो ये इनकी तस्वीर है, सबसे ऊपर यही होते हैं, ठीक है। अगर आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, सॉरी इसकी जो स्थापना हुई थी, हाँ 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हो रही थी तो वो एक्ट अगर पूछेगा तो वो 1934 का एक्ट था, ठीक है, 1934 का एक्ट था, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में, ओके। और ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है और इसके जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे चलें तो आरबीआई से संबंधित एक बात और मैं बता दूं आपका कि ये जो नोट जो छापती है आरबीआई उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नासिक महाराष्ट्र में आपको दिखेगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में, ये पश्चिमी साइड है। देवास में दिखेगा, देवास मध्य प्रदेश में दिखेगा, ओके। और उसके बाद कर्नाटक मैसूर में दिखेगा, और आपको पश्चिम बंगाल के सालबोनी में देखने को मिलेगा प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया, तस्वीर देख सकते हैं, ये हैं सलमान रुश्दी जी। सलमान रुश्दी जी को अभी प्रेस्टिजियस जो पीस प्राइज है जर्मनी का उससे सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। ये साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है। अगर और जो इसमें ऑप्शन है उनकी बात अगर करें यहाँ पे तो मैं इनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए शक्तिकांत दास, इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। जब सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड चल रहा था लंदन में तो वहाँ पे इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था शक्तिकांत दास जी को, जो आरबीआई के गवर्नर है हमारे, ठीक है। अगर हम जगदीश एस बाकन की बात करें तो इनको यूनेस्को की तरफ से मिशेल बातिसी अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि मन्नार जो मरीन नेशनल पार्क है उसके संरक्षण में इन्होंने बेहद अहम योगदान दिया था। अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, महामहिम है। तो इनको अभी हाल ही में सूरीनाम देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है। तो जो प्रश्न था कि जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किसे किया गया, तो सलमान रुश्दी जी को जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर सलमान रुश्दी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश अमेरिकन लेखक हैं, ठीक है, सलमान रुश्दी। आगे चले तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश के शिक्षा आयोग ने, ठीक है, किस देश के शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी, तो वो कौन सा वो कौन सा देश है ऐसा करने वाला, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसा किया, लेकिन अभी फिर न्यूज़ उसके बाद निकल के आई, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा उधर पे इंटरनेशनल मीडिया का या इधर उधर से, तो इन्होंने अपना फैसला बदल दिया, ठीक है। पहले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में होली बैन रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज़ निकल के सामने आई कि नहीं, होली बैक टू पाकिस्तान, यानी कि अब पाकिस्तान में होली वैसे ही मनाई जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पहले मनाई जाती थी, ठीक है। तो अभी जो बैन का जो निर्णय था वो पाकिस्तान सरकार ने या उच्च शिक्षण संस्थानों ने वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब था पाकिस्तान। बाकी जो ऑप्शन में कंट्री दी गई हैं उनके बारे में मैं बात करूँ तो सूडान की बात करें तो सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। जो भारतीय फंसे थे सूडान में, ठीक है, वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा था, वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए यानी कि वहाँ से निकालने के लिए सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री है जिसने अभी जो हाल ही में
बिपोरजय नामक तूफान आया था, ठीक है। ये बंगाल, ये अरब सागर है, ठीक है इधर। तो अरब सागर में जो बिपोरजय नामक तूफान आया था जिसने गुजरात और राजस्थान को बहुत ही बड़े लेवल पे हिट किया है, तो उसका नामकरण, जो बिपोरजय है उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था और इसका अर्थ होता है डिजास्टर यानी कि आपदा, ठीक है। आगे चले, तो इसका सही जवाब था आपका पाकिस्तान। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजास्टर कह रहे हैं डिजीज, तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जिसने क्या किया कि हाल ही में पशुओं में होने वाला वायरल डायरिया जिसे हम बोवाइन वायरस डायरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बोवाइन वायरस से होता है, ठीक है। इस बात को याद रखें, बोवाइन वायरस से ये होता है और ये पशुओं में होता है। डायरिया आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, पतली लैट्रिन होने लगती है पशुओं को, ठीक है। तो जिसने हाल ही में पशुओं में होने वाला वायरल डायरिया का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट विकसित की है, तो वो कहाँ पे है ये पशु रोग संस्थान, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भोपाल। ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब है भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो ऑप्शन में उससे संबंधित अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये देखिए जो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग है, ठीक है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का, तो ये द्वारका गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में। मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ कि जो मोटे अनाजों का अनुसंधान संस्थान है यानी मिलेट्स का अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये कहेंगे सर जी नहीं बताया, ऐसा नहीं है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही बर्निंग पॉइंट है, तो इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपका सही जवाब है कि भोपाल में ये स्थित है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, जिसने स्वदेशी किट विकसित की है डायरिया का पता लगाने के लिए, ठीक है। आगे चलें, हाल ही में चर्चा में रहा जोहा चावल भारत के किस क्षेत्र में ज़्यादातर उगाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में, या पश्चिमी क्षेत्र में, तो इसका सही जवाब है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जोहा चावल ज़्यादा उगाया जाता है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर जोहा चावल उगाया जाता है और ये चर्चा में था। चर्चा में क्यों था ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ में ये आ रहा था कि ये जो चावल है वो डायबिटीज़ प्रबंधन यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक श्रेष्ठ प्रभावी न्यूट्रास्यूटिकल है। यानी न्यूट्रास्यूटिकल उसे कहते हैं जिसमें कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, ठीक है। तो वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। तो वो कुपोषण से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो ये जो जोहा चावल है, ठीक है, जोहा चावल डायबिटीज़ प्रबंधन में एक श्रेष्ठ भूमिका निभा सकता है, इसलिए ये चर्चा में था। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के उगाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला सुगंधित जोहा चावल ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे तो आज का करंट अफेयर इतना ही। आज क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।